Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello students, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. हाँ बेटा, तो where were we? We were on the KSP, solubility product constant, और Yes, last factors affecting solubility. and factor affecting the solubility, ये भी फिनिश किया था हम लोगों ने। और वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम किसी की सोलिबिलिटी जर्नल वाटर में देखते हैं या कोई और फॉरेन पार्टिकल कोई मतलब चीज डालते हैं उसके अंदर, तो अगर कॉमन आयन वाली कोई चीज डालते हैं तो देन देयर इज अ डिप्रेशन इन द सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, कम हो जाती है स्पेरिंगली सोल्यूबल की सोलिबिलिटी अगर हम उसमें कॉमन डालते हैं। अगर कोई ऐसा आयन डालते हैं जो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट को रिमूव करता रहे, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता रहे, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। और यू नो, डिड यू रिमेम्बर द एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था उस टाइम कि हमने किसका सोलिबिलिटी देखा था बेटा? AgCl का देखा था ना। AgCl का वो वाटर में देखा था, फिर AgCl को हमने किसके साथ डाला? HCl के साथ, और फिर हमने अमोनिया के साथ डाला था। तो नेक्स्ट फिर देखो, मैं अगेन स्टार्ट करता हूं उसी पॉइंट से। सपोज आज हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। हमको सोलिबिलिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी, सपोज एस in presence of common ion. सपोज एग्जांपल लेते हैं बेटा AgCl की सोलिबिलिटी ऑफ लेट अज्यूम सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। आपने AgCl को वाटर में डाला और सोलिबिलिटी मेजर किया। सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया और वाटर लेके आपने AgCl को सोल्यूबल किया। तो आपने देखा कहां तक AgCl सोल्यूबल होता है और उसका सोल्यूबिलिटी नोट कर लिया। सपोज दैट इज द S1। तो अब यहां निकालेंगे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा। AgCl जो आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे वो डिजोल्व होगा, एक लिमिट तक जाएगा और Ag प्लस आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस बनाएगा। लिमिट तक बनने के बाद एक्स्ट्रा जो भी डिजोल्व होगा वो वापस मिलके इक्विलिब्रियम बना के AgCl में जाता जाएगा। और यहां पर सपोज वो सोलिबिलिटी मिली आपको इन वाटर में, इसको आपने बोला इसकी सोलिबिलिटी S1 था, इट मींस इसका S1 मोल पर लीटर जाएगा, तो इसका भी S1 बनेगा, इसका भी S1 बनेगा। देन यू कैन से दैट कि यहां पर आप KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लेट यू चेक ऑफ AgCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन। देन आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे जो लास्ट टाइम किया था हमने, बट डायरेक्ट हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये S1 इंटू S1 और KSP ऑफ AgCl अपने पास आ गया S1 का स्क्वायर, बिकॉज इट मीन्स कि अगर हम सोलिबिलिटी वाटर में सिर्फ निकालना चाहते हैं तो जो KSP है
उसका हम अंडर रूट ले सकते हैं बेटा मैथमेटिकली, तो ये सोलिबिलिटी आप Yes. कैलकुलेट कर सकते हो। बट नाउ हम क्या करना चाहते हैं, सपोज इफ यू वांट टू सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन solubility of AgCl in C concentration of HCl सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं। अब HCl में देखना चाहते हो तो देन देखो आपका ये जो सॉल्यूशन है प्रैक्टिकली भी सोचना है बेटा कि ये आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है और टेस्ट ट्यूब में वाटर है और वाटर के साथ साथ इसमें इंक्लूड क्या है और वाटर के साथ साथ यहाँ पर प्लस C कंसंट्रेशन किसका ले रखा है हमने, HCl का। HCl. अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें, क्या डिसोल्व करना चाहते हैं बेटा, AgCl। थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि अब AgCl होगा तो जो Cl यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा तो Cl का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम बैक जाएगा, इसलिए सोलिबिलिटी जितना मिलना चाहिए उससे आपको कम मिलेगा, डिप्रेशन होगा बिकॉज कॉमन आयन है ये। बट आज हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना कम होगा। तो देखो सपोज प्रैक्टिकली सोचो आपके पास AgCl जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर चुका होगा तो उसमें Ag प्लस आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन होंगे, बट सॉल्यूशन को नहीं पता कि Cl कौन से वाला है। सॉल्यूशन जो है क्योंकि पास आपके पास AgCl है तो सॉल्यूशन के अंदर है तो अंदर तो HCl भी डिसोल्व हो रहा है और HCl भी डिसोल्व होकर के वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है ये तो इक्विलिब्रियम बनाएगा स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। बट जो HCl है आपका, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सपोज जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो ये कंप्लीटली आयनाइज है तो इसका C कंसंट्रेशन है तो H पॉजिटिव आयन भी C मिल जाएगा आपको और Cl भी C मिल जाएगा। और AgCl जो है बिकॉज ये Cl का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, यहाँ से भी मिल गया है तो यहाँ का कुछ एक्स्ट्रा Cl Ag से अटैच होकर बैक चला गया है। अब जो Ag और Cl में जो आपको मिल रहा है, सपोज अब पहले वाला सोलिबिलिटी S1 था, अब आपको S डैश मिल रहा है सपोज। तो नाउ अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहें KSP ऑफ AgCl कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फार्मूला तो यही है कि आपको Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है और Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है एट इक्विलिब्रियम, Yes. है ना। देन KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो गिवन है बेटा, ये यहां से ये हो गया सपोज S डैश। बट क्लोराइड आयन का तो दोनों का सम होगा ना, बिकॉज सॉल्यूशन में तो क्लोराइड आयन अलग अलग थोड़ी है, HCl वाला कौन सा है या AgCl वाला कौन सा है ये तो हम नहीं जानते। मैथमेटिकली तो AgCl के लिए तो दोनों ही Cl है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो Cl का कंसंट्रेशन हमें तो चेक करना है। Cl का कितना आएगा बेटा, S डैश प्लस C आ जाएगा, S डैश प्लस C ले लिया। बट अब यहाँ तो इसको ऐसे ही सोल्व करो तो थोड़ा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट वी नो दैट कि C का कंसंट्रेशन जो है इसके कंपैरिजन में जो S डैश के कंपैरिजन में C तो काफी ज्यादा होगा बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है। मेनली तो HCl से ही तो मिलेगा जो Cl मिलेगा, तो HCl मिलेगा तो S प्लस C में S डैश को इस सम को बस ओनली फॉर इजी कैलकुलेशन, एक्यूरेट करना है एक्यूरेट करो, थोड़ा सा फर्क आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पूरा यूज कर लो। लेकिन इजी करना चाहते हो तो S डैश प्लस C को अप्रोक्सीमेट किसके साथ कितना ले सकते हो आप, C मतलब C का जो काउंटर पार्ट S डैश है उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो उससे बस एक ही फायदा मुझे कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, S डैश इंटू C। तो अब आपको तो व्हाट इज योर एम टू कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन HCl सॉल्यूशन, तो वो तो ये रहा आपका S डैश। नाउ यू कैन कैलकुलेट S डैश बाई KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाई C। ये फार्मूला हर एक मटेरियल के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार, एक ही फार्मूला सब जगह यूज नहीं कर सकते। तो हेयर आप जो है यू कैन कैलकुलेट द S डैश, एंड व्हाट इज द S डैश, S डैश इज द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन HCl। अब KSP बाई C होता है। अब ये चीज क्लियर है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, नीचे वाली चीज आप डिवाइड ज्यादा करते जाओगे तो सोलिबिलिटी क्या होती जाएगी, ये S डैश डाउन होता जाएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है।
यस सर। ये वाला मैथमेटिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, किसके बराबर आएगा? ये इसके बराबर आएगा, ये तो फिक्स ही है। पहले से कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर भी कर सकते हो। KSP जो है ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट रहना है। इधर आप कंसंट्रेशन मान लो HCl का इंक्रीज करते जा रहे हो, तो C इंक्रीज करते जाओगे तो S डैश क्या होता जाएगा आपका? डिक्रीज। और इवन कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट ही कर सकते हो। और दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट? वी कैन राइट अगेन, ये कॉमन आयन इफेक्ट ही तो हुआ बेटा। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द डिप्रेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ, इसको देखते जाओ, देखो AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका आयोनाइजेशन कम हो गया, तभी तो सोलिबिलिटी कम मिली ना AgCl की। किसकी प्रेजेंस में? HCl में। डिप्रेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग at least one type of common ion, या one type of ion common with weak electrolyte। तो वो तो थ्योरी तो फिर अपने आप ही बनती चली जाएगी, जितनी मर्जी बना लो आप। लेकिन इवन आप अब ये कहाँ पहुंच गए, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। S डैश जो है वो KSP/C होगा, और दोनों को कंपेयर करना है। पहले S1 आया है, बाद में S डैश आया है, तो कंपेयर भी तो कर सकते हो बेटा दोनों को। तो AgCl का सोलिबिलिटी अगर कंपेयर करना है तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो तो नोट में क्या लिख सकते हैं? सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन C कंसंट्रेटेड HCl एक्वस। तो निकालो, देखो क्या आ जाएगा बेटा। S डैश क्या आया था? KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। या और सोल्व करो इसको, दोनों का कंपैरिजन तक आ जाएगा आपके पास। डाटा होंगे, अभी कुछ डेटा लेंगे, देखो डेटाबेस पर हम निकालेंगे तो पूरा क्लियर आ जाएगा। S डैश इज इक्वल टू KSP का वैल्यू क्या ले सकते हो? देखो पहले लिया आपने, KSP इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर बाई C। तो यहां सारी चीजें क्लियर है बेटा। S1 क्या है? S1 क्या है यहां पर? ये भी सोलिबिलिटी ही है, सोलिबिलिटी ऑफ AgCl है, लेकिन किसमें है बेटा? ये AgCl इन वाटर, ओनली वाटर में जो इतनी होगी सोलिबिलिटी। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ HCl, या जो भी आपने साथ में लिया है HCl, उसकी अगर मुझे HCl का कंसंट्रेशन पता है मुझे, और S1 जो है वो मुझे पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसी टाइप का प्रॉब्लम अगर मुझे बनाना हो, लेकिन आपको करना क्या बेटा? ड्राइव करना है। ऐसे नहीं कि बस सीधा अगर फार्मूलेशन पूछे तो फार्मूलेशन करना है, और फार्मूलेशन नहीं पूछे तो फिर आपको न्यूमेरिकल पूछे तो न्यूमेरिकल करना है। बट ये जरूर ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिकल चीजें जरूर सोचना है कि AgCl और HCl दोनों एक ही वेसल्स के अंदर है, सेम वेसल्स के अंदर है, तो क्लोराइड आयन जो मिलेगा वो दोनों से मिलेगा, और वो दोनों के लिए होगा, HCl के लिए भी AgCl के लिए भी, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर प्रैक्टिकली पड़ा हुआ है। और जो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो ही जो होगा वो ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर देगा, इसलिए हम उसके काउंटर पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने S डैश में C के काउंटर पार्ट को नेग्लेक्ट किया, और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? चलूं आगे, न्यूमेरिकल करें इस पर। देखो यस सर। लेट्स सी वन प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, और इसमें HCl जरूरी नहीं कि HCl ही लेना हो, कोई भी तो कॉमन आयन ले सकते हो ना। सपोज मैं आपको इस तरह का एक प्रॉब्लम देता हूं, मैं आपको कहता हूं द सोलिबिलिटी ऑफ S, मतलब सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी दे दिया मैंने आप AgCl, इसी का दे दिया, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। Ag सॉलिड, AgCl को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AgCl, इसको वाटर में डिसोल्व किया विद सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसका सपोज KSP दे देता हूं, विद KSP वो आपके पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁴ जो है मैंने दे दिया आपको -10 इज, ये आपके पास है सपोज इज इन, ले लेते हैं किसी के अंदर निकाल लेते हैं 0.1 मोलर NaCl ले लेते हैं,
solution would be, solution would be। अब चाहे मैं HCl ले लूं या NaCl, एक जैसे ही तो है बेटा। HCl में भी एक Cl आता पर यूनिट, NaCl में भी एक Cl आता, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो ना बेटा। क्या यहां पर सोलिबिलिटी सपोज S है, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP अपॉन C। डिराइव हमने ऊपर कर ही लिया। NaCl की जगह कोई और चीज होती फिर तो चलो हम चेंज करते फार्मूला, लेकिन HCl हो चाहे NaCl, फार्मूला सेम आ गया। अब KSP आपको गिवन है बेटा। अब देखो ऊपर डेरिवेशन सीख लिया तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अब आप सीधा डायरेक्ट यहाँ सोलिबिलिटी कैलकुलेट ही कर सकते हो। KSP डायरेक्ट दे रखा है हमें, KSP दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और जो आपका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻1, तो सोलिबिलिटी कितना आ गया आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर। सपोज इसी क्वेश्चन में अब एक बात और सोचो, अगर आप इफ इसकी सोलिबिलिटी ऑफ AgCl ओनली इन वाटर निकालते, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन निकालते, तो क्या फार्मूला होता, ये चीज भी क्लियर कर लो ना। तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता बेटा फिर तो, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP आ जाता ना AgCl का। अंडर रूट KSP, देखो KSP का वैल्यू रखो फिर, अंडर रूट 1.6 इंटू 10⁻⁻10, तो 1.6 देखो अंडर रूट कितना आएगा, 1.6 है तो अप्रोक्सीमेट ले लो वैल्यू। अगर अंडर रूट 2 होता तो कितना वैल्यू होता आपके पास, 1.4, 1.4। तो 1.3 के आसपास आ जाएगा या अप्रोक्सीमेट, 1.25 या 3 के आसपास आ गया, इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। कंपेयर द बोथ द वैल्यू, सोलिबिलिटी ऑफ AgCl कंपेयर करो इन वाटर, सिर्फ वाटर में कितना आया बेटा, देखो पावर क्या आ रही है, -5। लेकिन इसी सोलिबिलिटी को किसी कॉमन आयन में आपने लिया, देखो 0.1 मोलर NaCl में लिया, तो सोलिबिलिटी का पावर देखो कितना आ गया, -9। सपोज हमने इसको S डैश कर किया होता तो ये S डैश हो जाता, और वो सिंपल S होता, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है ना कि ये क्या है उसके कंपैरिजन में, 10⁻⁻5 है तो ये हाई वैल्यू है, और 10⁻⁻9 क्या आ रही है वैल्यू, लो। तो इसका मतलब कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो सोलिबिलिटी होता है S डैश है वो लेस देन S हो गया। क्लियर, कोई डाउट? विद न्यूमेरिकली भी आपने देख लिया बेटा, पावर्स जो होती हैं वो पावर्स से मैथमेटिकली सोल्व हो जाता है कि सोलिबिलिटी कम आएगा या सोलिबिलिटी ज्यादा आएगा। क्लियर, चलें मूव करें आगे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, वन थिंग शुड बी इन माइंड, वन कीप इन माइंड कि आपका जो ये फार्मूला जो है, क्रेमिंग नहीं करना इस फार्मूले को आपको डिराइव करना है कि क्या फार्मूला बनता है। सपोज लेट्स सी दिस एग्जांपल, जितना आप चीजों का डेरिवेशन क्लियरिटी से समझेंगे, न्यूमेरिकल तो अपने आप ही इजीली हो जाएगा आपके पास। सपोज देखो, सपोज मैंने आपको लिया एज एग्जांपल, सोलिबिलिटी देखना है अपने को, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने PbI2 का। PbI2 एक स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, और इसका सोल्यूबिलिटी इन वाटर जो है, इसका सोल्यूबिलिटी इन वाटर सपोज आ रहा है S, सिंपल। अब मैं कहता हूं इसी का सोल्यूबिलिटी निकालना है अपने को, सोल्यूबिलिटी ऑफ PbI2 इन NaF C कंसंट्रेशन में, ये कैलकुलेट करना। देखो तो अब क्या करेंगे आप, पहले देखो, पहले फार्मूला लिखेंगे PbI2, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले है, तो पहले का सोल्यूबिलिटी निकाल लेंगे वाटर वाला, ओनली इन वाटर, ओनली इन वाटर। तो ओनली इन वाटर करोगे तो बेटा फार्मूला तो ये आएगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में। सोलिबिलिटी सपोज इसका पहले वाला S है, वाटर के अंदर उसने दिया था हमें S, तो ये बेटा 1S हो जाएगा, बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2S। और इसका KSP निकालेंगे PbI2 का, PbI2 का KSP निकालोगे तो PB का कॉन्सेंट्रेशन
नहीं क्यूब नहीं है बेटा, पीबी का कंसंट्रेशन और आयोडाइड का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर। तो पीबी प्लस 2 का कितना आ रहा है 1s, लेकिन देखो इसका कितना आ रहा है 2s का स्क्वायर आ रहा है। हाँ, अब आप इसको टोटल मिलाओ, टोटल मिलाओगे तो कितना आ जाएगा ये 4s का क्यूब। Yes. फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, इसी को आपने किस में देखना है, इन NaF एक्वस। NaF एक्वस में देखना है तो बेटा प्रैक्टिकली सोचना, जैसे पिछली बार सोचा था आपने कि वेसल्स तो सेम ही है ना, सेम वेसल्स में जो इक्विलिब्रियम बनना है वो PbI2 का बनना है, PbI2। और PbI2 जो बनाएगा Pb2 पॉजिटिव और 2I नेगेटिव बनाएगा। सपोज अब NaF भी आ गया इसमें, तो NaF तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl होता है वैसे ही NaF है बेटा। तो NaF कैसा इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया ना। ये क्या बना देगा Na पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, तो ये तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, तो ये C कंसंट्रेशन Na की देगा, ये इसकी देगा। तो अब कंसंट्रेशन मैंने क्या लिया है, अगर ये भी I2 लिया है तो कॉमन आयन लेना है ना, तो F2 ले लो, ये लेके चलो ना, फिर Pb F2 लेके ही चलो, NaF ले रहे हो तो कॉमन आयन बनाना है आपने, PbI2 नहीं Pb F2 लेके चलो। तो ये बस जहां I है वहां पर आपने F लगा देना है। अब देखो F जो हो गया कॉमन है, तो यहां पर जो सोलिबिलिटी मिलेगा वो तो नया हो जाएगा बेटा। अब तो सपोज वो क्या ले लिया आपने S डैश, तो ये भी कितना हो जाएगा 2S डैश। तो अब इस केस में देखो आप KSP निकालो, KSP जो PB, अब F2 ले रहे हो तो बेटा इसको ये करेक्शन कर लेना, PB F2 की बात कर रहे हैं तो PB F2 ले लो। तो PB F2 है तो KSP तो कितना आएगा, देखो कंसंट्रेशन PB का जो भी अब इक्विलिब्रियम में होगा और F नेगेटिव का स्क्वायर। तो अब यहां निकालोगे तो PB कितना है 1. S डैश है बेटा, 1 नहीं है ना, S डैश है, ये देखना अपने को S डैश। और F नेगेटिव कितना है, देखो 2S तो यहीं रहा और C ये रहा, तो कितना आ गया देखो 2S प्लस C का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, इस चीज से ये चीज हमेशा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो C आता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आता है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसको 2s पार्ट को C के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आप KSP जो देखोगे PbF2 का वो कितना आ जाएगा, देखो S डैश C का स्क्वायर, S डैश C का स्क्वायर है तो S डैश कितना आ गया KSP बाई C का स्क्वायर। और NaCl में कितना आया था बेटा KSP बाई C। पिछला केस किया था उसमें तो KSP बाई C आया था, इस बार KSP बाई C स्क्वायर आ गया। तो अलग अलग कैलकुलेशन के अंदर बेटा ये अलग अलग आएगा, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन हमें मिलता जाएगा उस हिसाब से उसका सोलिबिलिटी चेंज होता जाएगा। अगर हमारे पास डेटा होते तो यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू दैट कि आपको फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला क्या करना है आपको, जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिराइव करना है। ये फार्मूला हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ C आए, कई बार C आता है, कई बार C स्क्वायर आता है। ये ऑल जो डिपेंड करता है आपका, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया हुआ है, क्या चीज आपको गिवन है, किस चीज में आपको निकालना है। तो हर बार आपने फार्मूला अपनी तरफ से ड्राइव करना है, फार्मूला ड्राइव करके फिर उसको सोल्व करना है। क्लियर। तो सोलिबिलिटी देखो कॉमन आयन इफेक्ट में डिक्रीज होती है, अगर अपोजिंग आयन लोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन क्या है, कि कब हमें पता लगता है कि किसी चीज का प्रेसिपिटेट बनेगा और कब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा हमारे पास। तो कुछ लेवल में थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ क्वेश्चंस के, एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको इसमें, क्योंकि यही आपका एंडिंग जो है इस टॉपिक का। आपके हिसाब से जो चीजें मेरे को बताई थी तो लास्ट में मेरे यही जो था मुझे दिखाई दे रहा था, जो आपका पार्ट नहीं हुआ था। तो कुछ सैंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। देखो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, अब मैं कंबाइन करके दे रहा हूं पिछला जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया और अब वाला। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन आ रहा है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन है इन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो Ag2 सिल्वर ऑक्सलेट का
सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सपोज मेरे पास, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag जो है मुझे गिवन है, और वो आ रहा है सपोज मेरे पास 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलरिटी आ रही है, मोल पर लीटर आ रहा है। मुझे KSP निकालना है, KSP ऑफ Ag2CO4। निकालो बेटा, फटाफट निकालो, देखो कितना आता है। 3-4 सैंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं जो मैंने काम किया उसी के ऊपर सैंपलिंग। ये आपके पास मैंने दे दिया है Ag प्लस आयन जो आपका, वो आपके पास ये आ रहा है Ag प्लस आयन सिल्वर ऑक्सलेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और आपको उसका KSP निकालना। क्या आंसर आएगा बेटा, फटाफट जल्दी थोड़ा, जिससे कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर सके क्वेश्चन की कुछ। का क्यूब 2s स्क्वायर। नहीं, अभी तो बेटा वैल्यू दे रखा है ना, तो वैल्यू से ही बताना है आपको, एस की फॉर्म में नहीं। देखो मैंने वैल्यू दे दिया। Ag प्लस आयन का वैल्यू गिवन है हमारे पास। सर अप्रॉक्स 5.2 इंटू 10⁻⁻12। 5 के आसपास आ रहा है आपका, 5.2 हाँ बिल्कुल बेटा, पावर 10 की पावर 12 आ रहा है ना आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। देखो अब क्या है कि जिन बच्चों का जो है कुछ मिसिंग हुआ है वो चेक कर लो, क्योंकि अभी इस पर हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं तो A2O4 है। सबसे पहले तो आपको इसको ब्रेक करना है सॉल्ट को, तो आयन में ब्रेक करोगे तो बेटा क्या बनेगा, ये Ag पॉजिटिव आयन और ऑक्सलेट आयन। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, बैलेंस करो। तो Ag हमारे 2 है, ऑक्सलेट 1 है, तो लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें ये पता लगेगा कि अगर इसका सोल्युबिलिटी S है तो इसके 2 कोफिशिएंट, इसका 2 है तो ये 2S हो जाएगा और ये S हो जाएगा। फिर आपको KSP निकालने में थोड़ा इजी होगा। KSP इज इक्वल टू Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो भी आएगी, वो कंसंट्रेशन तो यहाँ रखी हुई है, लेकिन जो भी होगी ये कोफिशिएंट से पहले एक्सप्रेशन बनाओगे आप, G2O4 2 वाला। तो KSP से जब हमने निकाला तो Ag प्लस आयन की 2S आ रही थी, लेकिन ऊपर का स्क्वायर भी आ रहा था और ये S आ रहा था, तो 4S क्यूब हो गया था ना। तो KSP हमें निकालना था और ये सारा डेटा दे रखा था बेटा। देखो 4S की वैल्यू दे रखी थी हमें 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्यूब। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि ये चलो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, 2.2 2.2 2.2 या अप्रोक्सीमेट, जैसे आपको पता लग ही जाना चाहिए कि 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना हो गया 8 सर 4। तो ऐसे वो सर एस तो हाफ हो जाएगा ना कहाँ दिया है सर, क्योंकि जो अच्छा अच्छा ठीक है, उसने Ag का कंसंट्रेशन हमें बता दिया है, हाँ बिल्कुल। जो Ag प्लस आयन है इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, ये S की नहीं दे रखी, Ag प्लस आयन की दे रखी है। तो Ag प्लस आयन जो है वो तो हमारा 2S है, Ag प्लस आयन तो 2S है, 2S की वैल्यू दे रखी है हमें ये 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो Ag की 2S है और ऑक्सलेट की रखनी है, तो यहाँ हमने वैल्यू S की फॉर्म में नहीं दे रखा, उसने S की फॉर्म में नहीं दे रखा, Ag की फॉर्म में दे रखा है। तो Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा वो यहाँ से पता लग रहा है, फिर तो वैल्यू पुट करना, मुझे यहाँ से पता लग रहा है ये 2S है तो ये उसका हाफ है, S है, और 2S की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये नहीं जाएगा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁴ ऊपर कितना दे रखा था वैल्यू -4। तो ये हमारे पास Ag प्लस आयन की वैल्यू दे दी, इसका स्क्वायर हो गया, और इधर उसका हाफ होगा क्योंकि ये 2S है तो ये S है, तो ये कितना लिख सकते हैं अपने 1.1 इंटू 10⁻⁻2। पावर तो है नहीं इसकी, तो ये कितना हो गया आपके पास हाफ, हाफ लेना है इसका, कर दिया हाफ, कर दिया आपने 2.2 10⁻⁻⁴ का हाफ पहले ही कर दिया हमने। तो इससे वैल्यू निकालना था बेटा, कितना आ गया देखो
तो ये वैल्यू उतना ही आ रहा है जितना कैलकुलेट किया था अभी। 1 कितना किया था हमने? सर वो वहाँ पे -4 होगा। -4 होना चाहिए। ये हमें Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे रखा था, Ag प्लस आयन का दिया था ना, 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और ऑक्सिलेट का कंसंट्रेशन उसका हाफ आएगा, तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया, 4 2 जा 8 आ गया। वैल्यू कितना कैलकुलेट हो रहा है? 5.3 इंटू 10⁻⁻12। 5 पॉइंट आ रहा है, यस सर। 5.3 आ रहा है ना, 2.2 का स्क्वायर तो यही हो गया, अप्रोक्सीमेट 5 आ गया। और पावर बाकी देख लो कितनी हो रही है बेटा, ये हमारा 4 ही है, पावर होगी 4 2 जा 8 हो गया, और 4 ये 10⁻⁻12, यही आ रहा था ना आंसर। यस सर। तो इसमें अब इस पॉइंट में क्या था कि सीधा फार्मूले से नहीं कर सकते थे हम, जो KSP वाला S क्यूब वाला फार्मूला है, क्योंकि डेटा उसने Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें दे रखा था। तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी भी होगी, चाहे 2S है, वो 2S की वैल्यू दे रखी थी, तो यहाँ पर S की वैल्यू उसका हाफ रखना पड़ेगा हमें, तो उसका हमने यहाँ हाफ रख लिया, और बाकी जो कोएफिशिएंट बनेगा वो आपको देना ही है। ऐसे ही देखो, फिर मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। सपोज एक प्रॉब्लम हम ये करते हैं कि हमारे पास KSP है AgI का, अब की बार सिल्वर आयोडाइड है, इसका KSP है हमारे पास, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻16, 1 इंटू 10⁻⁻16 यूनिट में दे दिया, कोई भी दे दिया उसने यूनिट। और सोल्युबिलिटी जो है, सोल्युबिलिटी ऑफ इसी AgI की इन हमें निकालनी है 10⁻⁻⁴ नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KI, सॉल्यूशन ऑफ KI में कैलकुलेट करना है, तो ये निकालना है हमें। इस KSP दे दिया AgI का, AgI का KSP दे रखा है, और S निकालना है, सोल्युबिलिटी ऑफ AgI निकालना है, 10⁻⁻⁴ नॉर्मल KI के अंदर निकालना है। तो देखो, अगर हम AgI का एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो जब भी आपको, मतलब जब आप कमांड हो जाए फिर तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन मैं देखो डायरेक्ट नहीं लिख रहा, पेशेंस देखो कि भाई ऐसे ही करना होता है। जब कमांड हो जाए फिर तो लिख देंगे, हमें हमारे पास AgI है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में देखना चाहते हैं हम बेटा? KI में। तो KI तो स्ट्रोंग हो गया ना, ये तो स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, तो अगर इसका C कंसंट्रेशन है तो ये भी C मिलेगा, ये भी C मिलेगा, और इसका जो भी है, सपोज S डैश है, ये भी S डैश है, तो मुझे KSP तो AgI का लगाना है, तो KSP लगाओ, KSP ऑफ AgI, तो क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। हम अप्रोक्स लगा लेंगे, Ag S डैश कर देंगे, और ये कर देंगे S डैश प्लस C। अब S डैश प्लस C में वही चीज है, देखो या तो क्वाड्रेटिक बनाओ इक्वेशन, आप क्वाड्रेटिक होगा तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बजाय बेस्ट ये है कि जो C का काउंटर पार्ट होता है उसको नेग्लेक्ट कर दो। अब निकालो, आप देखो KSP आपके पास गिवन है, और सोल्युबिलिटी आपको निकालनी है, C गिवन है, बट यहाँ इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि C जो होता है यहाँ पर वो मोलरिटी होता है। C क्या चीज होती है? हालांकि इसमें मोलरिटी यही आपका इस क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई और चीज होती तो इफेक्ट आ जाता। और यहाँ क्या गिवन है देखो क्वेश्चन में, KI का है नॉर्मेलिटी, और यू नो द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू MN, N मतलब N फैक्टर होता है, मन 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 N बहुत छोटे वाला N यहाँ आएगा, N फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू N फैक्टर, और KI में K पॉजिटिव चार्ज, I नेगेटिव चार्ज, तो N फैक्टर 1 है, इसलिए यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई और होता तो वहां पर आपको फर्क पड़ जाता। तो यहाँ नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम ही रख सकते हो, आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो निकालो जरा, देखो कितना आ रहा है बेटा, 10⁻⁻12। कैलकुलेशन सीधा सीधा आ जाएगा बाकी तो अब आपका, तो वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि KSP आपको गिवन है 10⁻⁻16, और S डैश है
और c की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ ले रहे हो, तो एस डेस आ जाएगा बेटा 10⁻⁻12। अब देखो थोड़ा मोल कंसेप्ट मिला के एक प्रॉब्लम बना लेते हैं कि 25 मिलीलीटर है सपोज अपने पास, 25 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन है, 25 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ओ बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस दे दिया आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ऑन रिएक्शन, ये रिएक्शन कर रहा है विद 0.1 मोलर, 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं HCl से। ट्वेंटी 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, मेरे से रिएक्शन कर रहा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 25 मिलीलीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, रिएक्शन विद दे रहा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ये इसमें ऐड क्या किया, 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन रिएक्शन विद 0.1 मोलर HCl, और हमें क्या निकालना है, और टोटल कर दिया उसने, गिव ए लीटर 0.1 मोलर सॉल्यूशन गिव ए लीटर वैल्यू। ये कुछ मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सी लग रही है, चलो देखते हैं। गिव ए लीटर वैल्यू, तो अपने क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ, ये लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा ना हो क्वेश्चन, इसको जो मोलरिटी निकालना चाहता है, तो मोलरिटी से मतलब नहीं, इसको इस क्वेश्चन में मोलरिटी ऑफ ये निकालना चाहता है फाइनल सॉल्यूशन का। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपने पहले किए होंगे ना पीएच वाले केस में, इसमें तो आपने केएसपी का क्वेश्चन करना है ना, हमें केएसपी का क्वेश्चन बनाना, तो इस क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास सपोज सॉलिड बेरियम नाइट्रेट है Ba, अब इस क्वेश्चन को समझना, देखो Ba बेरियम नाइट्रेट है और ये सॉलिड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली एक दूसरे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट पे आते हैं अपने, एक ग्रेजुअली डिजोल्व इन 10⁻⁻⁴ मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया आपने। अब क्या हुआ, क्वेश्चन ये बना कि एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन will a PPT begin to form। KSP है हमारे पास बेरियम कार्बोनेट का 5.1 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आपको गिवन है। देखो ये क्वेश्चन बनाओ, ये उससे रिलेटेड हो जाएगा, ऊपर वाला इससे रिलेटेड नहीं आएगा। कि बेरियम नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली डिजोल्व कर रहे हैं, और डिजोल्व किसके अंदर किया आपने, 10⁻⁻⁴ मोलर सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एट व्हाट कंसंट्रेशन ओ Ba2 पॉजिटिव आयन विल ए PPT बिगेन टू फॉर्म। KSP दे रखा है आपको, हिंट क्या देना मैं पहले आपको बता दूं कि बेरियम नाइट्रेट को Na2CO3 से रिएक्ट करके पहले बेरियम कार्बोनेट का फार्मूला बना लो, फिर उस बेरियम कार्बोनेट में देखो कि आपको बेरियम कार्बोनेट का कितना कंसंट्रेशन चाहिए। इसको आप
मतलब ऐसे सोचते रहा करो कि सपोज आप लैब में वर्क कर रहे हो, ये आप लैब में चले गए, एक कोई वेसल्स ले लिया और यहां आपके पास अंदर सॉल्यूशन था 10⁻⁻⁻4 मोलर Na2CO3 का, और इसके अंदर आपने डिजोल्व किसको किया है बेटा? देखो, बेरियम नाइट्रेट को। तो ये क्लियर है कि ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे, और ये रिएक्ट करके यहां पर कहता है प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, और प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो कह रहा है बेरियम कार्बोनेट का बन रहा है। तो रिएक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो BaNO3 ट्वाइस रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ। तो बैलेंस इक्वेशन बना दो बेटा, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट प्लस NaNO3। अब ये तो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो डिजोल्व हो गया, और ये वाला पार्ट आपका एज ए प्रेसिपिटेट बन गया। अब प्रेसिपिटेट बन गया, आपको इसका अमाउंट, तो ये तो सॉलिड है, इसका अमाउंट तो पता नहीं है, लेकिन ये तो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो ये कितना दे रखा है आपको? देखो, जितना Na2CO3 होगा तो सारा यहां पर जो Na2, ये सोडियम नाइट्रेट है, तो Na2CO3 का सारा कार्बोनेट यहां आ गया ना बेटा। देखो, ये Yes. कार्बोनेट था कितना? देखो, कार्बोनेट Na2CO3 जितना होगा उतना ही तो कार्बोनेट होगा। अगर 1 मोल Na2CO3 है तो 1 मोल कार्बोनेट होगा। तो कार्बोनेट है कितना हमारे पास यहाँ पर? देखो, 10⁻⁻4 मोलर। यहां भी कितना हो जाएगा? इसका मतलब यहां भी इतना ही तो आएगा, 10⁻⁻4 मोलर कार्बोनेट सारा बेरियम कार्बोनेट में चला गया। अब अपने को ये पता है कि हमें बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाना है, तो उसका जो फार्मूला है KSP वाला वो तो ये आएगा, Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस कार्बोनेट आयन। तो KSP जो बेरियम कार्बोनेट का है BaCO3 है, इज इक्वल टू Ba का कंसंट्रेशन और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हो गया। हमें कैलकुलेट किसका करना है बेटा? देखो, एटलीस्ट ये आयनिक प्रोडक्ट जब KSP के बराबर आएगा, वहीं से तो ये स्टार्ट होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था, वहीं से तो PPT फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो KSP तो आपको गिवन है, KSP उसने दे रखा है, और बेरियम का कंसंट्रेशन निकालना है। कार्बोनेट आपको पता लग गया कितना है। Yes. तो कैलकुलेट करो, देखो बेटा कितना आएगा। आप कैलकुलेशन बना लो जरा। 5.1 10⁻⁻9 था ये, बेरियम निकालना है, कार्बोनेट गिवन है, तो ये सोल्व हो जाएगा बेटा। Yes. कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। 5 into 10⁻⁻4. तो बेरियम का कंसंट्रेशन आ जाएगा। बट यहां पर क्या था, एक बात ध्यान रखनी थी, अगर ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता और ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता, तो वॉल्यूम इसका भी होता और वॉल्यूम इसका भी होता। जैसे ही दोनों वॉल्यूम को मिलाते आप तो वॉल्यूम बढ़ जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता तो जो ये मोलरिटी जितनी है, ये वाली मोलरिटी नहीं लेते फिर आप मोलरिटी नए वाली कैलकुलेट करते। यहाँ 10⁻⁻4 मोलर है, तो यहाँ जरूरी नहीं है 10⁻⁻4 मोलर होता बेटा। यहाँ फिर जो होता वो अलग एग्जांपल आता, मतलब सॉलिड नहीं होता, तो ये सॉलिड मैटर करता है। सॉलिड नहीं होता, उसकी बजाय अगर ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता और इसका वॉल्यूम दिया होता, तो वॉल्यूम दोनों के मिक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता। वॉल्यूम बढ़ जाता तो जो मोलरिटी हम कार्बोनेट की रखते हुए फिर वो उसका डाउन मोलरिटी करते, फिर वो दूसरा कैलकुलेशन हमारे पास बनता। तो अभी जो इस केस के अंदर अभी को सॉलिड आपने लिक्विड में डाला है, सॉलिड लिक्विड में डाला है, तो उस हिसाब से आपने बना लेना है। अब मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूं, अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, अब आपने अपने आप बनाना है इसमें। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ बोलूंगा भी नहीं। लैंग्वेज भी आपको अपने आप समझना है और सॉल्यूशन भी निकालना है।
ये बनाना बेटा। ऐसा एक प्रॉब्लम यही तो नहीं, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता बताया था मैंने बेटा लास्ट क्लास में। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग को डीपीपी मिलता था? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए मिलता था पहले? Yes, sir. Yes. कैसे करते थे? टीचर देते थे ना आपको? तो मैं इसकी ना डीपीपी डालूंगा, वहीं जाकर के ई काइट्स पर आपको जो है सोल्व करना है। अब जो क्वेश्चन किया है जैसे केएसपी वाले हैं, ये चीज मैं उसमें भेजूंगा आपको। और पिछला टेस्ट आपका किस टॉपिक का हुआ था? लास्ट टेस्ट Last is buffer solution for बफर का हुआ था, लास्ट बफर का आपका। तो इस मंडे को है टेस्ट आपका? शायद होगा। इस बार होगा आपका, इस बार आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट में ये कंप्लीट दे दूं मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, किसी ने निकाला इसका आंसर? सर मुझे पीएच में थोड़ी दिक्कत है। पीएच में अभी करेंगे बेटा, इसीलिए तो दिया है तो क्वेश्चन। लास्ट एक इक्वेशन मैंने निकाल ली है मगर। अच्छा, इसमें पीएच में अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअली स्ट्राइक कहाँ करना है। देखो अपने को जाना कहाँ है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। और पीएच वाला पॉइंट भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना, मैं इस आज वाली क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम है, तो नए टॉपिक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे भी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आपको जो केमिकल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये देखो आप। सबसे पहले ये देखो, आपको दिया हुआ है MgOH2। जो बेटा आपका MgOH2 है, ये एसिड है या बेस है? सर बेस। नो Yes. डाउट, क्लियर कट है कि ये बेस है। बेस है तो ये हमें क्या निकाल देगा, ये कौन से आयन देगा? OH माइनस। OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन से डायरेक्ट तो पीएच नहीं बनेगी, इससे क्या बन सकती है मेरे पास? POF. पीओएच। और मुझे ये पता है कि कुछ नहीं दे रखा है, तो 25 कंसिडर करना है। 25 पीएच और पीओएच का सम कितना होता है? 14। 14। अगर मुझे पीओएच मिल जाए तो मैं पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा, यस सर। है ना? तो इसका मतलब मेरा फोकस किस पर होना चाहिए, किसको कैलकुलेट करने पे होना चाहिए? पहले OH माइनस कंसंट्रेशन। OH आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर मेरे पास OH आयन कंसंट्रेशन आ जाता है तो मैं यहां पहुंच सकता हूं। OH आयन मेरे पास आ गया तो मैं पीओएच भी निकाल सकता हूं, और पीओएच आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं? पीएच। ये बात समझ आ गई बेटा यहां तक? कोई डाउट? Yes. No, sir. अब यहां तक आ गई, तो अब OH निकालने का तो एक ही तरीका है कि MgOH2 का KSP वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं हम। तो MgOH2 क्या देगा जब डिजोल्व होगा? Mg2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन भी कितने देगा अगर बैलेंस करें तो? 2OH नेगेटिव आयन, 2. है ना? तो इसका मतलब MgOH का KSP लिखोगे तो KSP इज इक्वल टू हमारे पास होगा Mg का 2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का स्क्वायर।
तो अब देखो गिवन क्या क्या है आपके पास, एक तो KSP गिवन है, KSP हमें मिल गया। दूसरी बात क्या गिवन है, देखो ये रहा 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन गिवन है। अगर मेरे पास मैग्नीशियम आयन भी गिवन है, KSP भी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ ना, मुझे S निकालने की जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो मैं KSP रख देता हूँ बेटा, तो KSP रख दो। KSP आपका 10⁻⁻11 Mg प्लस आयन 0.01 का मतलब कितना आ गया आपके पास, 10⁻⁻3 आ गया, ये वाला 10⁻⁻3 आ गया। तो यहाँ से आपको OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो OH नेगेटिव आयन का ये कितना निकल गया, देख लो 3 निकाल दो इसमें, तो 10⁻⁻ कितना हो गया 8 OH नेगेटिव आयन का स्क्वायर। तो OH नेगेटिव आयन कितना आ गया मेरे पास, -4 पहुंच गया ना बेटा हम यहाँ पर। तो OH नेगेटिव आयन पहुंच गया हमारे 10⁻⁻4। जैसे ही OH नेगेटिव आयन 10⁻4 हो गए तो POH कितना आ जाएगा 4, क्योंकि नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन होता है ना, तो नेगेटिव लोग लेना होता है, तो POH निकल आएगा। तो POH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर, POH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ POH कैलकुलेट करो तो आपका आ गया POH, डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आ जाता तो, नेगेटिव लोग 10⁻⁻4 -4 आगे आ गया, POH कितना आ गया आपके पास 4, POH 4 आ गया, तो pH कितना आ गया बेटा देखो 10। तो ये क्या था, इनडायरेक्ट पहुंचना था हमें, डायरेक्ट नहीं पहुंचना था, हमें पहुंचना था pH पर, और दे रखा था हमें बेस। तो बेस से pH तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, क्या निकाल सकते हैं पहले POH निकाल लेंगे, फिर 14 में से माइनस कर देंगे। अब POH निकालने के लिए मुझे OH नेगेटिव आयन चाहिए था, तो OH नेगेटिव आयन पे चले गए हम। जब OH नेगेटिव आयन पे चले गए तब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, भाई Mg KSP तो दे ही रखा था, तो इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर है बेटा, अब बना लोगे वैसी प्रॉब्लम? Yes, sir. अब देखो काफी, चलो मैंने इस पॉइंट पर आपको कुछ प्रॉब्लम की, कुछ और हम जो DPP में दूंगा आपको उसमें हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस DPP के अंदर दूंगा प्रॉब्लम। अब इसका जो KSP का यूजेस है, एक एप्लीकेशन है, मतलब ये यूज कहाँ होता है हमारे पास, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, कब किसी चीज के प्रेसिपिटेट बनते हैं, कब प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, एप्लीकेशन ऑफ KSP। इसको कराने के लिए देखो एक प्रैक्टिकल वर्क है, मैं उधर ले जा रहा हूं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। आपके पास कोई भी सॉल्ट होता है बेटा, कोई भी सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट के अंदर, जैसे सपोज एज एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, कोई सॉल्ट बताओ मुझे जो बिल्कुल सिंपल जानते हो आप। हमेशा सीखने का तरीका होता है जो हम जानते हैं उससे आगे बढ़े हम। सॉल्ट देखो, कोई क्या सॉल्ट हो सकता है, कोई भी सबसे सिंपल सॉल्ट ले लो, कोई सा भी, NaCl, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। NaCl को सपोज आप वाटर में डालते हो, जैसे ही वाटर में डालते हो तो NaCl दिखना गायब हो जाता है। वो दिखना गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि वो किस में ब्रेक हो जाता है बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में गायब हो जाता है। तो N, अब इसमें क्या है, अब वो हमें चाहे नहीं दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर तो ये कैटायन भी होंगे और साथ में एनायन भी होंगे। तो इन कैटायन और एनायन को लैब में आप टेस्ट करके बता सकते हो कि भाई कौन सा एनायन प्रेजेंट है या कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। तो एनायन और कैटायन में, तो कोई भी सॉल्ट जो होता है उसमें एनायन और कैटायन होते हैं, इसको हम इनकी टेस्टिंग करने में यूज करते हैं। जो टेस्टिंग होती है स्पेशली जो कैटायन की होती है, टेस्टिंग ऑफ कैटायन ऑफ सॉल्ट। अब एक चीज और, ये जो NaCl सॉल्ट है, आपने हाइड्रोलिसिस टॉपिक पढ़ा होगा, सॉल्ट बना किससे है बेटा, एसिड और बेस से बना है। और कभी ध्यान दिया हो आपने, तो एसिड जैसे सपोज HCl है और बेस आपका NaOH है, इसी से तो आपने क्या बनाया, NaCl। तो कैटायन देखो किससे आया है, बेस से। कैटायन हमेशा सॉल्ट के अंदर किससे आता है, बेस से। और एनायन देखो किससे आता है हमेशा, एसिड से। इसलिए जब भी कैटायन बोलते हो आप, टेस्टिंग ऑफ कैटायन करते हो, तो यहाँ कैटायन बोलते हो या इसको बेसिक रेडिकल बोलते हो। कैटायन, टेस्टिंग ऑफ कैटायन और बेसिक रेडिकल। इन रेडिकल के टेस्ट आप लैब में करते हो, और ये लैब में जो होते हैं इनकी टेस्टिंग सीक्वेंस में होती है, इज परफॉर्म इन सीक्वेंस। तो एक तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है कि भाई ये सीक्वेंस क्या है,
आप किस किस में इन कैटायन को रखते हो। तो हम जिस सीक्वेंस में इन कैटायन को रखते हैं तो ये आपको याद रखने हैं, ये ग्रुप वाइज रखते हैं हम। ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल के नहीं है बेटा, ये ग्रुप जो है बेसिक रेडिकल के हैं। बेसिक रेडिकल को हम कैसे करते हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट में आपके पास Ag, Pb और Hg 2 पॉजिटिव रेडिकल होते हैं। ग्रुप सेकंड में Hg 2 पॉजिटिव, Pb 2 पॉजिटिव, बिस्मिथ, कॉपर, कैडमियम, और आर्सेनिक होते हैं। ये ग्रुप बी के अंदर रेडिकल होते हैं। ग्रुप जो 3 होता है, ग्रुप थर्ड, आपके पास ग्रुप थर्ड होता है। ग्रुप थर्ड में, अभी इसको याद करवा दूंगा, एक बार पहले देख लो, ट्रिक से सिखा दूंगा सारा मैं आपको, अभी अभी याद हो जाएंगे, 1 सेकंड में याद हो जाएंगे सारे किस ग्रुप में कौन सा आता है। ग्रुप थर्ड में एफ, ये होते हैं। और ग्रुप फोर्थ के अंदर हमारे पास ग्रुप 4 होता है। पहले क्वेश्चन यही बनता है कि आप जो इन रेडिकल में करते हो, ये कौन सा रेडिकल, कौन सा कैटायन किस ग्रुप के अंदर है। ग्रुप फोर्थ में आता है बेटा Mn, Zn 2 पॉजिटिव। ग्रुप फिफ्थ में बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम होता है। और ग्रुप 6 में, ग्रुप 6 भी होता है हमारे पास, इसके अंदर मैग्नीशियम, और एक जीरो ग्रुप होता है। जीरो ग्रुप में होता है अमोनियम। तो ये इतने ग्रुप में हम इन सभी बेसिक रेडिकल को रखते हैं और इनकी टेस्टिंग हमारे सिलेबस में होती है। तो अब देखो, और होती कौन सी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में होती है। अब इसको याद करो, देखो ग्रुप फर्स्ट में Ag, Pb, Hg 2 पॉजिटिव। तो इसको आप याद रख सकते हो कि Ag से आप पागल हैं, ऐसे याद रख सकते हो। Ag, आपका मतलब Ag का प्लस आयन है, पागल Pb 2 पॉजिटिव, और Hg से हैं से Hg 2 पॉजिटिव आयन। दूसरा देखो, अब यहां पर Hg 2 पॉजिटिव आयन फिर रिपीट हो रहा है, ये Hg 2 पॉजिटिव आयन, Hg 2 पॉजिटिव आयन मर्क्यूरस आयन होता है, मर्क्यूरस आयन। फिर Hg वापस आ गया, देखो Hg 2 पॉजिटिव, और Pb उसमें भी Pb 2 पॉजिटिव था, इसमें भी Pb 2। ये जो Hg आया है, फिर आप देखो, आप पागल हैं, फिर देखो, हाँ पागल भी, बी का मतलब बी कर लो, पागल बी कर लो, क्यूड, दोनों को मिला के याद कर लो कि Cu और Cd क्यूड, पागल भी क्यूड, सभी, Sb मतलब सभी, Sn मतलब सुंदर, अच्छे, Ac मतलब अच्छे हैं। तो ये सारे जो आपके Hg Pb Bi है, वो आप मन में याद कर लो, अब लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, आपके दिमाग में रखना है आपने, हाँ पागल भी, क्यूट, सभी, सुंदर, अच्छे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है, अच्छे हैं। अब देखो ग्रुप थर्ड में देखो 3 है, ग्रुप थर्ड है तो है भी उसके अंदर 3, और उन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है, FeCrAl। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, Fe मतलब फिकर, Cr मतलब करो, अलमस्त, एल्यूमिनियम से अलमस्त, फिकर करो अलमस्त, Fe+3 Cr+3 एल्यूमिनियम+3 आ जाएगा। फिकर करो, कि अभी आपको ध्यान हो कि 2000 कितने की बात है, मेरे ख्याल से 16 या 17 में सीधा क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिया था उसने एडवांस के अंदर, कि भाई किस किस के प्रेसिपिटेट जो है बनते हैं, ब्लैक पीपीटी बनते हैं, और ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया था, वो यहीं से आया था। तो FeCrAl, फिकर करो अलमस्त। ग्रुप फोर्थ में देखो, ग्रुप फोर्थ में 4 होंगे बेटा, 4 है तो 4 ही होंगे, और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा सबका। फिकर करो अलमस्त, Mn मतलब मन, Co का मतलब को, Ne मतलब न या नहीं या नी, जो भी, मन को नहीं, Zn का मतलब जीतने दो, तो मन को नहीं जीतने दो। तो ग्रुप फोर्थ में 4 आ जाएंगे। अब देखो ग्रुप फिफ्थ में, ये बीएससी एक डिग्री होती है, देखो बेटा,
BSC, इसी सीक्वेंस में याद करना है। बेरियम, स्ट्रांशियम, ये क्या आपका बेल्शियम के स्ट्रांशियम, SR होगा ना, बेरियम SrCa, BASrCa, BSc एक डिग्री है। और इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रुप 6 में एक ही है मैग्नीशियम आयन, और ग्रुप 0 के अंदर है अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन। तो एक बार रिपीट कर दो बेटा, देखो सोचो कि आपका मैं पूछूं कि ग्रुप 3 के अंदर कौन कौन आएगा, तो कैसे याद रखोगे ग्रुप 3 में कौन आएगा? तो पहले तो क्या याद करोगे, ग्रुप 3 में 3 आएंगे और ग्रुप 4 में 4 आएंगे, पहले तो ऐसे याद करना है, उसमें 3 उसमें 4, तो सीधा आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप 3, तो आपको याद होगा तो सीधा आंसर दे दोगे जी सर। तो ग्रुप 3 में कौन कौन आएगा, देखो बेटा बताओ। आयरन, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। और जरूरी नहीं है कि बेटा जैसे जो मैंने ट्रिक आपको मैंने ही दिया है ये यूज करना है, ये तो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं कि आप ऐसे कैसे भी याद कर सकते हो। आप कोई भी इस तरह का ट्रिक बना के याद कर सकते हो जिससे आपको याद रहे कि भाई इस जगह पे ये आएगा। FeCr एल्यूमिनियम, फिकर करो, Cr मतलब करो, L मतलब अलमस्त, तो इससे याद रख सकते हो, या अपना कुछ भी बना सकते हो। ग्रुप 4 में देखो क्या आएगा, ग्रुप 4 में 4 है तो 4 आएंगे। देखो एक तो खास बात ये है, 4 है तो 4 रेडिकल हैं इसके अंदर, और वो हैं कौन से, देखो मन को ना जीतने, तो Mn मन को, CO ना निकल, जीतने Zn, तो वहां से याद कर सकते हो। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा रेडिकल है बेटा? सबसे ज्यादा रेडिकल देखो सेकंड 2 वाले ग्रुप के अंदर सेकंड है। ऐसा कौन सा रेडिकल है जो दो ग्रुप के अंदर है? 2 ग्रुप के अंदर है बेटा पीबी देखो फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी है। Hg है, लेकिन Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, पहले वाले में मर्क्यूरस है और दूसरे वाले में Hg का 2 पॉजिटिव है। तो ये बेटा जो आप ग्रुप में इनका, जब आप इनको ग्रुप में प्रेसिपिटेटेड करते हो, तो प्रेसिपिटेट आपको अभी देखा आपने, वो आयन की कंसंट्रेशन या KSP पे डिपेंड करेगा प्रेसिपिटेट। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को रिपोर्ट करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप में हम क्या मिलाते हैं, जो रिएजेंट मिलाते हैं वो होता है डाइल्यूट HCl। इसके अंदर जो रिएजेंट ऐड किया जाता है डाइल्यूट HCl होता है। इस डाइल्यूट HCl से क्या फायदा मिलता है कि जितने भी ये हैं ये प्रेसिपिटेटेड होते हैं, प्रेसिपिटेटेड एज क्लोराइड, सबके व्हाइट क्लोराइड बनते हैं। चाहे AgCl होगा, देखो आपको AgCl किस कलर का होता है बेटा? व्हाइट होता है। Pb भी व्हाइट होता है, HGS भी व्हाइट होता है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो, उसमें आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे, डाइल्यूट HCl मिला के वो एज ए क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। सेकंड ग्रुप देख रहे हो आप, सेकंड ग्रुप में HCl, इन सबको जो है हम एज ए सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड करते हैं। प्रेसिपिटेटेड होते हैं, ज्यादातर ब्लैक होते हैं ये, PPT मतलब प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड। अब सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड बनाते हो आप सेकंड ग्रुप वाले का। अब सल्फाइड की फॉर्म में बनाते हो तो आपको H2S पास करना है। इसमें कौन सी गैस पास करते हो आप? H2S गैस, तभी तो इनके सल्फाइड बनेंगे सबके। और इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रुप सेकंड में भी H2S पास करते हैं और ग्रुप 4th में भी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होते हैं, PPT एज सल्फाइड, ग्रुप 3rd भी और ग्रुप 4th भी, तो वहां भी H2S पास करते हैं। अब दोनों को सेपरेट कैसे करें भाई? H2S पास करोगे तो ग्रुप सेकंड भी चला जाएगा, ग्रुप 4th भी चला जाएगा, लेकिन जो ग्रुप सेकंड है इसके लिए जो सल्फर चाहिए होती है, जो सल्फाइड होता है, सल्फर की लो कंसंट्रेशन चाहिए और इसके लिए सल्फर की हाई कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब इनके KSP ज्यादा होते हैं नीचे वालों के। तो अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी कंसंट्रेशन, H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन मतलब इसका आयनाइजेशन कम करना है, तो किस कॉन्सेप्ट से कम कर सकते हो बेटा सल्फाइड का आयनाइजेशन? कॉन्सेप्ट तो सोलिबिलिटी वाला ही पढ़ रहे हैं ना, H2S की सोलिबिलिटी मुझे कम करनी है क्योंकि मुझे सल्फर लो चाहिए सेकंड ग्रुप के लिए। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बेटा? अभी पढ़ के आए, पिछली क्लास में भी पढ़ाया, इस क्लास में उस रिलेट करो। कॉमन आयन, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं यहां पर बेटा मैं, कि अगर आपको H2S है, H2S में कम सल्फर चाहिए, मतलब इसका आयोनाइजेशन आपको कम करना है, लो सल्फर कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसमें कॉमन आयन डाल दो। इसलिए H2S को जो ग्रुप सेकंड है वहां कॉमन आयन के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? HCl मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं उसमें? HCl। तो यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड ग्रुप को आप एज ए सल्फाइड प्रेसिपिटेटेड करते हो, लेकिन HCl क्यों मिलाते हो? HCl कौन सा इफेक्ट देता है? प्रोवाइड
कॉमन आयन इफेक्ट। उससे सिर्फ सेकंड ग्रुप ही प्रेसिपिटेटेड हो पाता है, फोर्थ ग्रुप नहीं हो पाता। अगर HCl नहीं दिया तो सेकंड और फोर्थ दोनों मिक्स होकर प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि सेकंड वाले हैं या फोर्थ वाले हैं। तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही H2S में प्रेसिपिटेटेड होते हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप में हम HCl मिला देते हैं, और HCl मिलाया इसलिए जाता है कि इससे जो आपका जैसे H2S है उससे कम सल्फर मिले। ज्यादा सल्फर मिले तो बेसिक मीडियम मिला दो, जैसे H2S को आप बेसिक मीडियम में ले लो, यहाँ पर OH नेगेटिव वाले बेसिक मीडियम में ले लो तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि H और OH मिलके वाटर बनाते रहेंगे, हाइड्रोलिसिस होता रहेगा और सल्फर ज्यादा आ जाएगा। यही सेम चीज जो है आप थर्ड और फोर्थ में भी कर सकते हो, ये थर्ड और फिफ्थ में, थर्ड और फिफ्थ में भी कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आते हैं। तो इसकी जो आपकी प्रॉब्लम है, मेन पॉइंट हमारा आता है कि भाई इसमें आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे पहचानोगे, उस प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे। तो जैसे देखो मैं एक शेयर कर रहा हूं प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपके पास आ जाए, वर्किंग of HCl, working of HCl with H2S for precipitation of sulfide, precipitation of second group basic radical, second group basic radical as sulfide। तो क्या आंसर दोगे बेटा? Working of HCl with H2S for precipitation of second group basic radical as sulfide is, तो क्या आंसर देंगे? क्या काम करेगा कि अगर हमारे पास H2S है, अगर अकेला H2S होता तो क्या बना था बेटा? 2H पॉजिटिव आयन प्लस S नेगेटिव सल्फाइड आयन। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें HCl मिला देंगे, तो HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन दे देगा। तो H प्लस आयन देखो कैसे आ गए, कॉमन आयन। तो अल्टीमेटली कॉमन आयन से क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। यू नो कि जिस चीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है वो बैक चला जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा H पॉजिटिव सल्फर से मिलकर के वापिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S में। तो मेन रीजन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन is lowered, concentration of sulfide ion is lowered by the formation of, बैक चली जाएगी ना रिएक्शन, बैक जाके H जाएगा कहां, वो एक्स्ट्रा वाला सल्फर के साथ मिलकर के, by the formation of weak acid H2S, बैक चला जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है आपका बैक चला जाएगा और वो H2S बना देगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपकी जो है पीछे चली जाती हैं रिएक्शन। तो बेसिक रेडिकल जो होते हैं आपके, बेसिक रेडिकल के अंदर जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो इसको आप, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, 2-3 बार पिछले कई सालों में रिपीट हुआ है, लेकिन इन सालों में नहीं हुआ, अभी 3-4 साल हो गए अब नहीं हुआ है, लेकिन पहले काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ये प्रॉब्लम आपका पूछ लेते थे। देखो अब ऐसे ही प्रॉब्लम क्या है, कई बार ऐसा प्रॉब्लम दे देते हैं कि देखने में हमें ऐसे लगता है कि ये तो थियोरेटिकल प्रॉब्लम हो गया, अब हम कैसे करें, सोल्व कैसे करें। जैसे ऐसा प्रॉब्लम आया एक बार, प्रॉब्लम दिया विच हाइड्रोक्साइड will have
लोवेस्ट वैल्यू ऑफ solubility product, lowest value of solubility product at normal temperature at 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर ले लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया MgOH ट्वाइस, कैल्शियम, बेरियम और बेरिलियम। इसमें पूछा गया विच हाइड्रोक्साइड विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें आपको ये बताना है कि पहले तो ये देखना है कि KSP जिसका ज्यादा होगा और एक KSP कम होगा, एक KSP किसी का हाई है सपोज और एक किसी का KSP लो है, इन सब में एक जैसे है ना सारे, तो उसका सोलिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम मान लो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम आयन, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन सबका सेम ले लेते हैं, तो हमें OH आयन जिसमें कम लगेंगे वो पहले प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा ना। जिसमें आपका OH आयन कम चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो कम आयन का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी चीज को आप सोल्व करते हो तो कैसे, अभी आपने यही तो पढ़ा कि AB सपोज वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, AB डिजोल्व करके A पॉजिटिव B नेगेटिव दे रहे हो। अब उसको जितना लिमिटेड चाहिए, ए इसको आयनिक प्रोडक्ट बोला था आपने, IP इज इक्वल टू A पॉजिटिव और B नेगेटिव, और KSP आपने क्या पढ़ा था, A पॉजिटिव इक्विलिब्रियम और मतलब सैचुरेशन पर, B नेगेटिव सैचुरेशन पर। अब आपको ये जितना मिल गया, अगर ये लो है, ये वैल्यू लो है KSP, तो इनकी वैल्यू भी तो लो होगी बेटा, इन दोनों का भी तो लो कंसंट्रेशन चाहिए। और अगर हम उससे ज्यादा आयन की कंसंट्रेशन देंगे तो वो पीछे जाके क्या बनाने लग जाएगा वापस, प्रेसिपिटेटेड। तो इसका मतलब जिसकी यहां पर हम अगर उसको सोल्यूबल करेंगे और वो सोल्यूबल होकर के जल्दी प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो जल्दी प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, जिसका KSP लो होगा। जिसका KSP जो होगा वो लो होगा, वो आपका सोल्यूबिलिटी जो है वो KSP जिसका कम होगा, तो वही पूछना चाहता है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी इनके अंदर हमें देना है, तो आपका क्या आंसर आएगा। देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है हाइड्रोक्साइड का, इंक्रीज होता है ना, ऊपर से नीचे जाते हो, S ब्लॉक में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा अभी, S ब्लॉक नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ये मैं बता देता हूं। तो ये क्या होता है कि जो ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, वहां से भी निकाल सकते हो आपके, देखो ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इनके हाइड्रोक्साइड हैं, तो ऊपर से नीचे जाओगे, चाहे एल्कली हो एल्केलाइन अर्थ मेटल हो, तो ऊपर से नीचे जाते हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे जाते हो तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होता है, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होता है तो सबसे ऊपर क्या आएगा, BeOH ट्वाइस, फिर आपका आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। चलते जाओ नीचे, तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई बेटा, देखो बेरियम। तो बेरियम काफी देर तक सोल्यूबल होता चला जाएगा, मतलब उसके लिए तो कंसंट्रेशन Ba और OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा चाहिए, सोल्यूबल हो रहा है ना, ये ज्यादा चाहिए, तो KSP भी क्या होगा इसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा हो गया। और हमने अभी क्या देखा था कि अगर हमें क्या चाहिए कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी चाहिए, तो इसका लोवेस्ट का मतलब सोल्यूबिलिटी का मतलब जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा उसका KSP भी ज्यादा, यही तो कह सकते हो। सोल्यूबिलिटी ज्यादा उसका KSP ज्यादा, जिसकी सोल्यूबिलिटी कम उसका KSP भी कम। सबसे इजी यही हुआ ना तरीका देखने का, जिसकी KSP सबसे कम उसकी सोल्यूबिलिटी भी सबसे कम, क्योंकि वो सोल्यूबिलिटी कम होने का मतलब वो फटाफट प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो सोल्यूबिलिटी सबसे कम किसकी है इन सब में, देखो बेरिलियम की, नॉट बेरियम, किसकी, बेरिलियम की। तो बेरिलियम की सोल्यूबिलिटी जो है सबसे कम है, लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी है। जिसकी सोल्यूबिलिटी लोवेस्ट होगी, अगर एक जैसे फार्मूले हैं, अलग अलग हैं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो KSP और S वाले फार्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सब एक जैसे हैं। एक जैसे जब होते हैं तो एक जैसों में हम जिसका लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी लोवेस्ट है, तो उसका KSP भी
लोवेस्ट होगा। तो इसमें आप क्या आंसर सिलेक्ट करोगे? देखो अब जो क्वेश्चन दिया आपको 4 आंसर आ जाएगा, बेरिलियम हाइड्रो। इसी में अगर वो कह देता कि हाईएस्ट सोलिबिलिटी, बैरियम बेरियम बैरियम बेरियम आ जाता बेटा, बेरियम BA, फिर आपका BA आ जाता उसमें। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो है आप कुछ जो है प्रेसिपिटेट से रिलेटेड बना सकते हो। ऐसे ही देखो, ऐसा ही एक प्रॉब्लम और शेयर कर देता हूं मैं आपसे। तो इन क्वेश्चन दिखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन कई बार जो है अगर सही तरह से कंसेप्ट यूज नहीं हो तो आंसर अपोजिट साइड आ जाता है। जैसे देखो मैंने KSP दे दिए कुछ चीजों के, KSP ऑफ CUS दे दिया, KSP ऑफ, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन होगा, KSP ऑफ Ag2S दे दिया, और KSP ऑफ HGS दे दिया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इनका KSP दे दिया। पहले वाले का मैंने दे दिया आपको 10⁻⁻31, दूसरे का दे दिया मैंने 10⁻⁻44, और तीसरे वाले का दे दिया मैंने 10⁻⁻54 रिस्पेक्टिवली। ये अपन पास हो गया। अब इनका सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अरेंज Ag2S, CUS and HGS in increasing order of solubility, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बता रहा था ना, वो यहां देखने को मिलेगा आपको। मैंने अभी क्या बोला था, अगर फार्मूले एक जैसे हैं तो KSP देख के सीधा बता सकते हो, अगर फार्मूले एक जैसे नहीं है तो KSP नहीं हो सकता, फिर बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको इनकी सोलिबिलिटी को अरेंज करना है, आपको इनकी सोलिबिलिटी को अरेंज करना है, तो अभी मैंने कहा था कि जिसका KSP ज्यादा हो, क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एक बार रिपीट करो, मैंने क्या बोला था? जिसका KSP ज्यादा है उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी? उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। लेकिन कब? जब दोनों का फार्मूला सेम हो। सेम हो। तो दो फार्मूला सेम किसका दिखाई दे रहा है आपको इसमें? CUS और HGS। हाँ, CUS और HGS। अगर इन दोनों को तो कंपेयर में कर सकता हूं, डायरेक्ट देख करके कंपेयर कर सकता हूं KSP की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। लेकिन Ag2S को मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता उनके साथ कंपेयर, उसकी सोलिबिलिटी तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना। अब सपोज CUS सही है, अब पूरा मैथमेटिकल चलते हैं भाई। CUS और HGS तो आप सीधा देख के बता सकते हो। देखो CUS ये रहा, CUS ये रहा, और HGS ये रहा। इन दोनों को तो सीधा सा देख के बता सकते हो आप। किसका KSP ज्यादा है? देखो दोनों में CUS का, क्योंकि -31 है, ये -54 है, मैथमेटिकली -31 ज्यादा हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि सोलिबिलिटी CUS की ज्यादा होगी किससे? सोलिबिलिटी ऑफ HGS। लेकिन अब मैं इसके लिए फिक्स नहीं हूं, क्योंकि इसका फार्मूला उन जैसा नहीं है। उन जैसा नहीं है तो अब कैसे? अब तो मतलब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। एक जैसा फार्मूला होता, जैसे ऊपर वाले में आपने डिसाइड कर लिया था, सबके फार्मूले एक जैसे थे। अब एक्चुअल क्या होगा कि अगर मैं यहां से डिसाइड करता हूं तो मुझे निकालना पड़ेगा। पहले मैं CUS वाला केस निकालता हूं, जैसे AB वाला केस निकालता हूं पहले। AB वाले केस में मैंने सोचा कि एक A पॉजिटिव है, सपोज 2 पॉजिटिव है, B 2 नेगेटिव है। A2 पॉजिटिव था, B2 नेगेटिव। यहां सोलिबिलिटी S था तो यहां भी सोलिबिलिटी S था। तो KSP इजिकल टू डायरेक्ट फार्मूला आ गया था S का स्क्वायर। तो S क्या आ गया था? डायरेक्ट अंडर रूट KSP। तो अब यहां से तो मुझे क्लियर कट पता ही लग रहा था कि भाई जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए CUS का 10⁻⁻31 आ गया, और HGS का कितना आ गया बेटा? 10⁻⁻54। ये तो मैंने कर लिया, क्योंकि ये AB जो है ये CUS और HGS जैसे आ रहे हैं। अब ये केस अलग है बेटा, Ag2S का अलग केस है, तो इसको तो निकालूंगा मैं। Ag2S इजिकल टू Ag2S इजिकल टू क्या आएगा? Ag प्लस आयन। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि दिखने में बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है नहीं। तो देखो 2Ag पॉजिटिव आयन और सल्फाइड आयन Ag2S में। अब मुझे इसकी सोलिबिलिटी निकालनी है। सपोज इसकी सोलिबिलिटी S है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 2S। और ये कितना बन जाएगा? S।
अब मैं इसका KSP देखूंगा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस आयन का स्क्वायर। स्क्वायर और इधर सल्फाइड आयन का, तो KSP Ag प्लस आयन का स्क्वायर हो गया तो 2s का स्क्वायर हो गया, ये सल्फाइड हो गया, तो KSP इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर 4s क्यूब। 4s क्यूब। अब यहां से s निकालूंगा तो पहले तो s क्यूब निकालो, KSP बाई 4। KSP देखो इसका कितना दे रखा है Ag2s का 10 रेज टू पावर -44/4। चलो 1/4 छोड़ो, लेकिन ये आप अगर सोलिबिलिटी सोल्व करोगे तो ये 44 है, तो पावर देखो कितनी एक चली जाएंगी। जैसे आप मान लो 45 ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि 4 को अपने 10 से ऐसे कर देते हैं, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन। तो 10 से, तो ये हमारे पास इजी आपके पास हो जाएगा। तो आप यहां से सोलिबिलिटी कैलकुलेट करो आप, तो जैसे सोलिबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 10 अप्रोक्स, ये कितना हो गया, मतलब 10/4 मतलब 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -44 और ये -45। अब इसका s का क्यूब लो बेटा, पावर ही सोल्व करो सिर्फ, तो कितनी पावर आएगी 10 रेज टू पावर -15। यस। यस तो सर। ये तो बहुत ज्यादा आ गया, इनसे तो बहुत ही ज्यादा है। देखो इनका सोलिबिलिटी सिर्फ अंडर रूट ही तो लोगे, जैसे आपने देखो CUS का निकाला, CUS का सोलिबिलिटी निकाला, तो यहाँ सोलिबिलिटी कितना आया, अंडर रूट एक 10-1 ले लो, तब भी आप देखोगे तो कितना आ गया 10 रेज टू पावर -15। 15। हाँ, तो और क्लोज हो गया, देखो केस आपका और भी क्लोज आ रहा है, ये भी -15 आ रहा है, तो अब तो पूरा कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी हो गया 10 रेज टू पावर -54 है, तो यहाँ सोलिबिलिटी कितना आ गया 10 रेज टू पावर -27, गैस स्केयर है, तो ये तो सबसे कम हुआ। अब ये दोनों पावर 10 रेज टू पावर -5 आ गई, इसका कैलकुलेट किया तो कितना आया 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -15, और यस। इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/3 इंटू 10 रेज टू पावर -15, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया 0.3। तो देखो कहां जाके कंपटीशन हुआ, ये पावर भी सेम आ रही है, लेकिन अब ये वैल्यू ज्यादा होगी। ये कितनी आई थी आपकी 2.5 और ये कितनी आई है 0.3, तो देखो अब सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा निकली Ag2s। Ag2s। जब प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन की, फिर तो याद भी रहने लग जाता है कि सिल्वर वाला हमने कैलकुलेट किया था, कॉपर वाले से ज्यादा आया था, मरकरी से कॉपर वाले का ज्यादा, कॉपर वाले से सिल्वर का ज्यादा। तो अल्टीमेटली आपने देखो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड एंड ऑफ दिस टॉपिक आपने क्या सीखा, कि आप सीधा KSP देख करके क्या डिसाइड नहीं कर सकते, सॉल्युबिलिटी, डायरेक्ट सोलिबिलिटी KSP डिसाइड नहीं कर सकते सभी क्वेश्चंस में, इन ऑल क्वेश्चंस। लेकिन किस में KSP देख के सीधा डिसाइड कर सकते हो, सेम जब फॉर्मूला। फार्मूले सिमिलर हो, जब फार्मूला सिमिलर हो। जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका फार्मूला बिल्कुल जो है वो आपका सेम है, देन आप सीधा कह सकते हो जिसका KSP ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो। तब फार्मूले में। और ऐसा ही फिर आपने देखो नीचे वाले क्वेश्चन में देखा कि आपने किस किस के अंदर देखा था नीचे, CUS और HGS वाले में देखा आपने, CUS और HGS वाले में एक जैसा फार्मूला है, तो आपने डिसाइड कर लिया सीधा KSP से, जिसकी KSP ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर हमारे फार्मूले अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो बेटा मैथमेटिक्स के इंजीनियर सभी लोग हो तुम, तो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन लगाओगे ना आप, कैलकुलेशन से आप निकाल के देखोगे, कि कैलकुलेशन से निकाल के देखोगे कि किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा आ रही है, किसकी सोलिबिलिटी कम, यानी कि पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर, कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. यस। तो प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान देना, कोई भी टॉपिक बेटा इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है। अब बात ये होती है कि हम उसको किस लेवल तक पढ़ते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ेंगे तो इजी सा ही लगेगा। यही KSP देखो, स्टार्टिंग में मैंने ट्रिक से निकालना सिखाया था, तो कितना इजी लग रहा था ना, सिर्फ रिलेशन निकालना था जो अपने को, यस। भाई जितने कैटायन है उसका पावर उतना, एनायन है उतना पावर उतना है। अब ये एग्जामिनर के क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि भी सीधा अगर एक्सप्रेशन ही पूछ रहा है तो हम सीधा निकाल देंगे एक्सप्रेशन, लेकिन अगर एक्सप्रेशन हमसे नहीं पूछ रहा है और हमें थोड़ा सा आगे और डीप जाना चाहता है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या आता है बेटा। देखो
इसके बाद जो मैं चैप्टर आपका रिडॉक्स तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नो सर। इसके बाद हम जो है वो रिडॉक्स ही स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले के बाद। हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये वाला बन सकता है। देखो, मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया कि द प्रेसिपिटेट, आज मैं डीपीपी आपको इसमें क्लास भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो आप डीपीपी पहले लेके आएंगे, वो डिस्कस करेंगे हम। इसका केएसपी दे दिया मैंने, 1.7 इंटू 10⁻⁻10 इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम तो बेटा लिमिट तो होता ही नहीं है, एक टॉपिक पे भी अपने सारा दिन बात कर सकते हैं, फिर भी इतनी वेराइटी हो जाए कि एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लग जाएं हर तरीके का। और इसका आइडिया आपको ऐसे लगाया करो, पिछले सालों के क्वेश्चन निकाल के करने लगा करो। अगर वो इजीली गोइंग हो रहे हैं तो इट मीन्स बिल्कुल हम हमारी अभी प्रिपरेशन उसका सही है। तो देखो मैंने ऑप्शन दिए कुछ, 10⁻⁻4 मोलर कैल्शियम। अब है इजी, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दे दिया। दूसरा मैंने दे दिया आपको 10⁻2 मोलर कैल्शियम प्लस 10⁻³ मोलर फ्लोराइड आयन। अब मैंने दे दिया थर्ड वाला आपको 10⁻2 मोलर कैल्शियम प्लस कर दिया 10⁻5 मोलर फ्लोराइड आयन। और फोर्थ कह दिया मैंने आपको 10⁻³ मोलर कैल्शियम आयन, और उसके साथ बेटा दे दिया 10⁻5 मोलर फ्लोराइड आयन। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको प्रेसिपिटेट बनाना है। इसका केएसपी दे दिया है 1.7 इंटू 10⁻10 व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, यहां क्वेश्चन फंसा हुआ है, बस ध्यान रखना है क्या आंसर आ सकता है इसमें। देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि आप प्रेसिपिटेट देख रहे हो CF2 का बनाना है, इसका केएसपी दे रखा है। कोई भी प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब उसके केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो, यस। है ना? तो जब आईपी की वैल्यू, आयन प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन केएसपी हो जाती है, तो वो क्या बनाने लग जाता है? वो पीपीटी। अब है छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन देखो कितनी हर एक नॉलेज है, मतलब जितना हमने पढ़ा है वो सारा अप्लाई होगा। तो आईपी जब ज्यादा होगी केएसपी से तभी ये बनेगा। और आईपी बनाओगे तो ये कैल्शियम और फ्लोराइड है, तो ये आएगा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और इनटू फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये आएगा। अब हमारा पॉइंट ये था कि अगर मैं कैल्शियम आयन की ये कंसंट्रेशन ले लूं और फ्लोराइड आयन की ये कंसंट्रेशन ले लूं, तो ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों के कैसे वॉल्यूम कर रहा हो? इक्वल वॉल्यूम। और यू नो ना कि मोलरिटी इनटू, ये जो आपका फार्मूला होता है, जो आप मोलरिटी बनाते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। अगर आप वॉल्यूम डबल कर देते हो, इक्वल का मतलब तो डबल हो गया ना, दोनों को मिक्स कर दिया आपने। यस। मान लो 1 लीटर इसको मिक्स कर दिया और 1 लीटर इसको मिक्स कर दिया, तो पहले ही 1 लीटर थे अब, लेकिन दोनों के लिए कितना वॉल्यूम हो गया? 2 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम आपका डबल होते ही जो कंसंट्रेशन दिख रही है वो क्या हो जाएगी? हाफ। तो इसका मतलब मैं कैल्शियम और फ्लोराइड का इक्वल वॉल्यूम डाल दूं, तो पहले केस में डालूंगा तो देखो ये आएगा, फर्स्ट वाले केस में मुझे हाफ करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 मोलर और 10⁻⁻4 मोलर हो गया, तो इन दोनों का हाफ लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो सब कैलकुलेशन से पता लगेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं। ये हाफ हो जाएगा तो 1 इंटू 10⁻⁻4 दूसरे का, लेकिन स्क्वायर।
तो टोटल कितना हो गया देखो, निकालो इसको, कैलकुलेट करो। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये कितना आ गया देखो जरा आप, 4 ये है और 8 ये है, -12। तो 1/4 टू जा 8 इंटू 10⁻⁻12। तो KSP से कंपेयर करो भाई, KSP का वैल्यू तो गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन 10⁻10, और 1/8 को करें अपने, अगर इसको 10/8 भी कर दें, 10 से डिवाइड 10 से, तो 1 पॉइंट समथिंग 10⁻13 आया। तो ये उससे बड़ा आया या छोटा आया? छोटा। स्मॉल। तो स्मॉल आया, तो ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ये वाला। ऐसे ही अब हर एक, अब क्वेश्चन जितना मतलब देखने से इजी लग रहा था उतना इजी है नहीं, टाइम टेकिंग भी है और कैलकुलेशन भी बनानी पड़ेगी। सेकंड वाला बनाओ, सेकंड वाला आंसर। सेकंड वाला बना के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 इंटू 10⁻⁻2 है, इधर जो आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻3 का हाफ करना पड़ेगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर देखो 2, यहां से पता लग जाएगा ना पावर से आपको। तो 1 ये तो 8 ही रहा, 10 कितना आ गया ये देखो बेटा, 2 और 6 8। तो अब देखो ये 10⁸ है 1/8, अगर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड भी करूं तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻9 होगा, और ये कितना है 10⁻⁻10 है। तो ये क्या हो गया उससे लार्ज, जिसमें ज्यादा आ जाएगा वो आईपी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, वो पीपीटी फॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब ये तो पीपीटी फॉर्म नहीं कर सकता, ये कर सकता। अब इधर से भी निकालोगे ना, ये देखो पावर, ये तो इससे भी ज्यादा जा रही है, इससे भी ज्यादा जा रही है, ये तो आगे ऊपर और चला जाएगा आपका, मतलब कम होता जाएगा, माइनस का मतलब है कम होता चला जाएगा। तो एक इजी सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन वो भी आप कैलकुलेट करके ही बना पाए कि आपका प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। कोई डाउट भाई इस क्वेश्चन में पूछ सकता है अपना, कहीं डाउट हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इक्वल वॉल्यूम डिवाइड किए हैं, तो जो डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे रखी है वो नहीं ले सकते हम, कंसंट्रेशन जितनी दे रखी है उसका हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करने पर दोनों का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल तो मोलरिटी जितनी गिवन है इनिशियल, वो उसकी हाफ रह जाएगी, इसलिए जो दे रखा है उसका हाफ लेके फिर फार्मूले में रख के हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और इस पार्ट से जो आपने केएसपी वाला पार्ट किया है, इस पार्ट से एक आधा क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा टॉपिक था इक्विलिब्रियम आपका, तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप जो है नेक्स्ट क्लास हम जो देखेंगे वो, अब एक तो मैं डीपीपी दूंगा वो सोल्व करेंगे हम। टेस्ट मैंने बता दिया है, टेस्ट के लिए क्या सिलेबस बताया बेटा, मैं आपको पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट लूंगा मैं आपका, फिर उसमें भी कुछ पॉइंट होंगे तो वो डिस्कस भी कर लेंगे पेपर में। तो कोई फंडामेंटल भी चीज आएगी जो नहीं क्लियर हो तो आप डिस्कस कर लोगे। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर रिडोक्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यस। ओके बेटा, सी यू, थैंक यू, टिल देन। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग।